नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ है सुबह बाबा रामदास जी और अवनीश शर्मा जी, और उनसे हम बातचीत करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहा सब्सक्राइबर बटन दबाएं, और उसके साथ में जो बेल आइकॉन है वो भी दबाएं। 21 मार्च 2026 को, यानी अब तो 3 हफ्ते ही रह गए, फरवरी 28 की है, और मुंबई में हमारा दी जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट है। बाबा जी और अवनीश जी दोनों वहाँ आपको मिलेंगे, उनसे भेंट करें अवश्य, और रजिस्ट्रेशन करा लें, तभी तो भेंट हो पाएगी, वरना कैसे जी। तो हम आरंभ करते हैं साहब। बाबा जी, बीजेपी आईटी सेल से रायता संभल नहीं रहा है क्या? वो उल्टा जो है वो आग में घी डालते जा रहे हैं। आपके ऊपर भी आपके ऊपर भी आक्रमण किया, हमारे ऊपर भी किया, बाकी कई लोगों के ऊपर किया, और उसके बाद सुनते हैं कि साहब की ऊपर जो है उनकी कोई डांट वाट भी लगी है, ऐसी कुछ बात है, पता नहीं। आपको पता होगा, नहीं तो अवनीश जी को पता होगा ज्यादा जी। नहीं, ये लेकिन राय डांट लगी वाली प्रकरण मुझे नहीं पता है, परंतु ये आप बता दीजिए तो और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। मुझे नहीं पता किसको डांट लगी है। अवनीश जी से पूछेंगे, हमने तो सुनी सुनाई बात है। अवनीश जी, आप ही बताइए। नहीं सर, देखिए मैं अपनी उसी बात पर कायम हूँ, वही सच भी है। किसी भी ऑफिस में, किसी भी कारखाने में, किसी मिस्त्री, किसी कर्मचारी को, किसी सुपरवाइजर को, किसी मैनेजर को डांट लगी बड़ी स्वाभाविक बात है। सरकारी सरकारी सेवा में डांट लगती रहती है। तो वेतन भोगी लोगों को डांट लगना, ये कोई मतलब इसका जिक्र भी नहीं करना चाहिए। तो पार्ट एंड पार्शल है उनके काम का, किसी भी सेक्टर में जो आदमी काम करता है। लेकिन सर एक चीज मैं इसमें बड़ा मुझे दुख हो रहा है। चलिए मान लीजिए एक ऐसा काम हुआ जिसको एक मॉरल पुलिसिंग हुई, और मॉरल पुलिसिंग के बाद सोशल मीडिया में लोगों ने उठाया। उसके बाद मैं सीधे सीधे एक चीज कह रहा हूं सर इसमें, कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसको स्टे किया है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि इसे अभी रोक देना चाहिए। अगर ऐसा है तो कम से कम आईटी सेल से क्या उम्मीद होती है? किसी भी, मैं कहता हूं किसी भी पार्टी, किसी भी इवन कंपनी का जो पीआर सेल होता है, उसका क्या काम होता है सर? उसका काम दर्शकों यही होता है ना, कि वो फिर उस चीज को सही तरीके से प्रस्तुत करे। अब यहां पर आईटी सेल को, बीजेपी को करना क्या चाहिए था? उससे अपेक्षा क्या थी? अपेक्षा ये थी कि जब कोर्ट ने भी ये मान लिया कि इसको स्टे करो, तो आप उस पर ऑथेंटिक मटेरियल सप्लाई करते, आप एक कम्युनिकेट करते उनको, जो जिन्हें आप ये देखते हैं कि वो आपके हित के कंटेंट क्रिएट करते हैं और वो बातें करते हैं, चाहे लिखते हैं, चाहे वो पैनलों पे बात करते हैं, चाहे वो ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं। आप उनको पॉजिटिव मटेरियल सप्लाई करते भाई, आप उनको इनपुट देते, कहते नहीं साहब देखिए हमारा पक्ष ये है और इसमें ये चीजें, इस लाइन पर बात। उल्टे आपने किया क्या? आपने ट्रोलिंग शुरू कर दी। तो यहां पर एक विंग के तौर पर मैं बड़ा प्रोफेशनली बात कर रहा हूं, और उनको कह रहा हूं कि भाई आईटी सेल आज के समय में ये जो वॉरफेयर है, कम्युनिकेशन वॉरफेयर है, इसमें नए जमाने की, और जबकि नरेंद्र मोदी और शाह की भाजपा इस टैक्टिस को अपनाती है। खुद मोदी जी ने सोशल मीडिया को किस तरीके से 2012 के बाद हैंडल करना शुरू किया, वो 2013 का समय था, 14 में रिजल्ट आने के बाद भी ये सारी चीजें थी। तो आपसे क्या उम्मीद थी? या किसी भी आईटी सेल में, चोर आईटी सेल से उनकी शाबाशी होती सर, इनके पीठ ठोकी जाती। आप भाई ऑथेंटिक मटेरियल देते, लेकिन आप जबान बंद करना शुरू कर देंगे और उल्टा आप ट्रोलिंग करेंगे। ये आपसे उम्मीद नहीं थी। यहां प्रोफेशनली फेल हुए हैं, आपको चिंता करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग कोई क्रिएटर लोग नहीं हैं, आप बौद्धिक नहीं हैं, आप वो काम आपको नहीं आता।
आप वेतन भोगी स्टाफ लोग हैं, जो पीआर के कुछ कुशल लोग हैं, अपना समय देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन फिर आपकी जिम्मेदारी क्या होती है भाई? आप कंटेंट सप्लाई करते, आप बताते, इनपुट देते। हो सकता है सारे क्रिएटर्स फिर उस दिशा में बात करते और उस दिशा में सकारात्मक, लेकिन जिसने भी आपके सामने प्रश्न उठाया, आपने वही गद्दार है, पाकिस्तान चले जाओ। यार ये हर केस में नहीं चलता है, हर केस में नहीं चलता कि पाकिस्तान चले जाओ। अब कोई कह दे अवनीश शर्मा तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम फलाने के साथ स्टेज शेयर करते हो, तुम तो एकदम नामीबिया चले जाओ। अरे नहीं होता यार, ऐसे ऐसे नहीं होता। यहाँ आपके अनप्रोफेशनल निज्म दिखाता है कि आप कितने अनप्रोफेशनल है अपने बेसिक काम में। जी हाँ जी, तो लेकिन इसमें एक और भी कैटेगरी है। एक तो भृत्य सैनिक हैं, भृत्य सैनिक मतलब वेतन भोगी वाले, और दूसरे जो है वो कृपाकांक्षी हैं, वो कृपा के आकांक्षी हैं। वो और तो भी ज्यादा जो है वो उनसे तो आकांक्षा और बढ़ जाती है सर, उनको तो और वेल बिहेव्ड होना चाहिए। सही था, वो कहाँ होते हैं? आपने देखा ना किस तरह से बाबा जी का जो है वो एंड इवेंट के समय, और वो एक पुराना वाला वीडियो बिना कॉन्टेक्स्ट के वो चलाया गया। मैं यही कह रहा हूं सर कि ऐसे और में तो और एक आप ये देखें कि कैसे कैसे लोगों के ऊपर आक्रमण हुए। नीरज अत्री के ऊपर आक्रमण हुए, अजीत भारती के ऊपर हुए, अभिषेक के ऊपर हुए, मेरे ऊपर हुए, मेरे ऊपर भी हुए। आपको पता नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता था कि मेरा तो 350 करोड़ की संपत्ति है मेरे पास, और मेरा ऑस्ट्रेलिया में होटल भी है। ये मुझे भी पता चला। मैंने अभी वापस ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ ढूंढने वो होटल। और ये बात जो है ऐसे लोग कह रहे हैं जिनको पत्रकारिता में 50 वर्ष हो चुके, ऐसे लोग बोल रहे हैं। आप जरा सोच लीजिए कि क्या स्थिति आ गई है और क्या स्तर है लोगों का। तो नहीं, मैंने इसीलिए कहा कि अफसोस इसी बात का है कि जिस गाढ़े समय, मैं उसे गाढ़ा समय कहूंगा भाई, आखिर मेरे पास एक ही तर्क है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर स्टे लगाया तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको आपत्तिजनक मानता है, और प्रथम दृष्टया उसने उसको गलत मानते हुए स्टे कर दिया उस पर। तो आपको उसके बाद एक पॉजिटिव धारा क्रिएट करनी चाहिए। लेकिन ये लांछन, व्यक्तिगत इस तरीके से चीजें, इससे काम नहीं बनता। ये विचारधारा का बड़ा नुकसान हो रहा है और बहुत नुकसान होगा, ये डेंट करेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आईटी सेल को साफ तौर पर यहां आपको एक गंभीरता से सकारात्मक चीजों की तरफ लेके जाना चाहिए था, ये कहते हुए कि हाँ, यूजीसी में एक गलती हुई है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। सीधे सीधे आपके पास आधार था कि भाई कोर्ट ने लागू किया था और कोर्ट ने ही स्टे कर दिया, तो आप क्यों पार्टी बन के खड़े हो गए? ये एक सवाल उठता है, जिसमें कम से कम ये निजी हमले वगैरह, मैं इसका मतलब बिल्कुल ये बड़ा बुरा है, और सच बताऊं ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन सकारात्मक एक चीज और भी देख रहा हूं मैं इन तमाम विवादों के बीच सर, मैं बड़ी साफगोई से बोलूंगा कि एक आमर्श भी लोगों में है, और वो आमर्श अब धीरे धीरे दूर हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, चाहे वो अपने नेतृत्व के डिसीजन से हो, चाहे इस तरह की लांछनबाजी से हो, इससे भी लोगों का एक सकारात्मक, शुरू में एक अजीब सा व्यवहार था, एक कंफ्यूजन था, लेकिन मुझे लगता है उस कंफ्यूजन से भी दूर होना चाहिए। और एक बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई में इस तरह की छोटे छोटे गतिरोध बड़े नुकसानदायक कभी कभी साबित हो सकते हैं। लेकिन साथ में मैं ये भी देख रहा हूं कि लोगों का इस विषय को छोड़कर बाकी सारी जगहों पर कोई ऐसे मतलब विरोध मात्र विरोध के लिए हो, ऐसा माहौल नहीं है। मुझे लगता है कि सकारात्मक ये है। जी जी बाबा जी, तो अब आपके पास अब और क्या समाचार आया है? आपके तो वीडियो खूब चलाया गया उस समय पर। आशय ये था कि साहब किसी तरह से इवेंट को फेल किया जाए। मैं तो एक बात जानता हूं, यूट्यूब पे मैं अभी नया नया आया हूं, तो फेसबुक पे मैं करीब 12 साल हो गया मुझे, और फेसबुक का तो बच्चा बच्चा जानता है। और लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि फेसबुक पे गाली फक्कड़ की शुरुआत ही अजीत सिंह ने की थी, मतलब बाबा रामदास ने की थी। मैं तो उधर कुख्यात गालीबाज हूं। सुनिए, अवनीश जी मुझे 12 साल से जानते हैं, मैं
सोशल मीडिया का कुख्यात गालीबाज हूं। मैं तो कहता हूं सर 12 साल बाद लोगों को पता लगा कि बाबा जी गाली भी देते हैं। 12 साल बाद लग गया इन लोग को, और वो भी मेरी एक क्लिपिंग काट के 30 सेकंड की या 1 मिनट की दिखा रहे हो। अरे यार पूरी वीडियो दिखाओ ना, मजा तब आएगा। और अच्छा, वो जो सुनिए, क्लिप काट के चलाने वाले हैं वो ये हाँ कृपाकांक्षियों में से हैं। अरे सर, हम तो दुनिया की सफाई देते रह गए कि वो प्रारब्ध का वीडियो नहीं है लोगों ने। और आगे सुनिए सर, मैं जब मोदी जी ने 3 कृषि कानून वापस लिए थे तब से ऐसे ही गरिया रहा हूं। मैं कहता हूं कि ये खालिस्तानियों के आगे घुटना टेकना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। देखूंगा मैं भी आप कहां कहां घुटने टेकेंगे। खैर छोड़िए, वो पुराने बातें हो गई सर। देखिए, अब हमारा तो इतिहास रहा है कि हमने मुद्दों पर समर्थन दिया है, जिसको भी दिया है, अंधभक्ति किसी की नहीं की। पूरी सोशल मीडिया जानती है कि मैं 1 सेकंड में हुर्र कर देता हूं मुद्दों पर। समर्थक बहुत बड़ा हूं, जिन मुद्दों पे समर्थन है उन पे 100% समर्थन है, जहां विरोध है वहां 100% विरोध है, बात खत्म। अब आगे सुनिए सर, आ जाइए आज के मुद्दे पे आ जाते हैं। आज के मुद्दों पे बात करते हैं सर। सोशल मीडिया और ये आपका जो आईटी सेल है, मैंने एक ही बात कही थी, डोंट शूट द मैसेंजर। हम मोदी जी के दुश्मन नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने जो ये यूजीसी गाइडलाइंस बनाई थी उससे बीजेपी को नुकसान हुआ है, मोदी की पर्सनल छवि को नुकसान हुआ है। मोदी का जो सबसे कट्टर समर्थक था वो नाराज है, निराश है। कुछ लोगों को नहीं लगता, उनको लगता है नहीं नहीं ये मामूली सी चीज है, इससे कोई इलेक्टोरल लॉस नहीं होगा। भगवान करे आप ही सही हो, जो लोग भी ऐसा सोचते हैं कि कोई इलेक्टोरल लॉस नहीं होगा। मैं तो कहता हूं, मैं तो आपके मुंह में घी शक्कर, मैं तो चाहता हूं कि ना हो, पर यदि कोई है तो उसको डैमेज कंट्रोल बीजेपी को कर लेना चाहिए। पर मुझे जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स आती है या जो मेरी जो थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ है, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के कट्टर समर्थक नाराज, निराश हैं, हताश हैं। अब मोदी जी को, अच्छा एक मिनट, कुछ सर, यही आईटी सेल एक नई बात चला रहा है, पिछले 3 दिन से चल रही है कि देख लेना, एक को जो ब्राह्मण ठाकुर या सवर्ण है वो नहीं जाएगा बीजेपी से, और ओबीसीज और दलित बड़ी संख्या में, बहुत भारी संख्या में बीजेपी से जुड़ेंगे। ये मोदी का ऐसा मास्टर स्ट्रोक है। यह थ्योरी भी चल रही है, सोशल मीडिया पे दिखने लगी है। मैं तो कहता हूं सर, आपके मुंह में अगेन घी शक्कर, ऐसा ही हो, भगवान करे ऐसा ही हो कि सारे सवर्ण भी रहें और सारे दलित और सारे ओबीसी भी भाजपा के पक्ष में आ जाएं। परंतु इसके बावजूद यूजीसी गाइडलाइन में एक लाइन ऐड कर देनी चाहिए कि प्रत्येक छात्र को ग्रीवांस हो तो कंप्लेंट करने का अधिकार होगा और फर्जी कंप्लेंट करने वालों पे कार्रवाई होगी। ये 2 लाइन अगर पूरा का पूरा देश भी अगर मोदी को वोट करे तब भी यूजीसी में ये लाइन ऐड होनी चाहिए कि प्रत्येक छात्र को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म वर्ग का हो, उसके खिलाफ अगर भेदभाव होता है, कोई ग्रीवेंस है उसको, तो उसको कंप्लेंट करने का अधिकार होगा। ये लाइन फिर भी ऐड करनी चाहिए, मेरा एक सिंपल स्टैंड है। और यह ऐड करने से कोई नाराज नहीं होगा, सभी खुश होंगे। जी, पता नहीं आईटी सेल, लेकिन अच्छा आईटी सेल को ये क्यों लगता है कि हम लोग यदि यूजी गाइडलाइंस, जी लेकिन ये जो कह रहे हैं ना कि आप साहब कुछ कह कि रहे थे। अब मैं इसी पर पूरक प्रश्न पूछ रहा था। पूरक प्रश्न ये है कि जी यदि जी इनको ये लगता है कि साहब कि इसको एक भी नहीं निकलेगा
और बाकी सारे आ जाएंगे। तो ये क्या चल रहा है? पूरा मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि मोदी जी जो थे वो मेरठ की रैली से बड़े निराश हुए। नहीं सर, वहां तो करीब 5, नहीं। 7, 8 लाख मोदी समर्थक थे। उस रैली में 10 लाख थे आसपास। किसने बोला रैली फ्लॉप हो गई? नहीं नहीं, बहुत सुपरहिट रैली हुई है। ये जो लोग बोल रहे हैं कि रैली फ्लॉप है, वो झूठ बोल रहे हैं। अब उनको गरियाना चाहिए, उनकी संपत्ति, उनका होटल अगर वहां है ऑस्ट्रेलिया में, तो उसकी भी फोटो छाप देनी चाहिए। झूठ है ये एकदम। और समाजवादी पार्टी से पैसा लेके बोल रहे हैं सब। सर, ये समाजवादी पार्टी का पैसा बोल रहा है। रैली एकदम सुपरहिट हुई है। भगवान करे मोदी जी की हर रैली ऐसी ही हो, मेरठ जैसी सुपर डुपर हिट। और ये समाजवादी पार्टी के एजेंट है जो बोल रहे हैं कि रैली फ्लॉप हुई है। अच्छा। मैं तो कहता हूं 1 करोड़ लोग आए थे मेरठ वाली रैली में। 1 करोड़ लोग आए थे। हम क्यों अवनीश जी, कहें रैली फ्लॉप हुई है सर? हमको समाजवादी पार्टी का ठप्पा लगवाना है। कल को बोलेंगे, है बाबा लाल वाली टोपी पहन के आया करो उस पे वीडियो बनाते समय। तो कहेंगे, हमको कह रहे हैं "है, ये संजय दीक्षित ये प्लेटफॉर्म देता है बाबाओं को"। बताइए क्या करें? सर 1 मिनट। नाराजगी है, आप मानो मत मानो, डैमेज है, आप करो कंट्रोल, मत करो। कल मैंने एक ट्वीट किया था। जो लोग राजनीति को समझते हैं अच्छी तरह से, वो समझ जाएंगे। तो ये बात किसी बहुत पुराने नेता ने मुझसे कही थी, जो आज तक, जो जब तक जीवित रहा तब तक एक भी चुनाव नहीं आ रहा। कहा, देखिए साहब, राजनीति में नाराजगी होती है, और नाराजगी होना जो है वो अवश्यम भावी है, वो टाली नहीं जा सकती, होगी। लेकिन राजनीति वही है कि जो लोग नाराज हों उनकी नाराजगी दूर की जाए। तो हम लोग काम ही यही करते रहते हैं कि नाराजगी है, चलो एक चुनाव में वोट नहीं दिया, हम फिर जाते हैं उसकी नाराजगी दूर करने का प्रयास करते हैं। नाराजगी दूर होती भी है, अगली बार वो वापस आ जाता है। इस तरह से चलता रहता है, ये पूरा राजनीति का घटनाक्रम है। लेकिन यदि घृणा हो जाती है तो वो फिर वापस नहीं आता बंदा, जिसको घृणा होगी। तो मैंने ये लिखा था कि भैया, मोदी जी से नाराजगी है, लेकिन राहुल गांधी से घृणा है। उन्हीं लोगों को जिनको मोदी से इस समय जबरदस्त नाराजगी चल रही है, उनको राहुल गांधी से घृणा है। तो भाई, नाराजगी दूर हो सकती है, करो। अवनीश जी, मैं सर एक बात इसमें बड़ा सागोई से फिर क्योंकि चूंकि बात बड़े खुल के हो रही है और इस पर होना भी बड़ा जरूरी है, इसलिए मैं एक बात बड़ा खुल के कह दूं। सर देखिए, नाराजगी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है सब कुछ। लेकिन मुझे लगता है कि ये आईटी सेल या सोशल मीडिया के कुछ हैंडल्स या कुछ प्लेटफॉर्म्स या ये जो बड़ा बोलता हुआ विमर्श विमर्श है जो आजकल सोशल मीडिया में आपको दिखाई दे रहा है, क्या यही सरकार का पक्ष है? ना, क्योंकि सरकार का राजनीतिक पक्ष क्या यही है? नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जरा सा मैंने तो इसको इसीलिए एक आपसे बार कहा था कि इनको डांट पड़ी है, आप मैं बताएं अंदर की बात क्या यस है। सर, यस सर, मैं उसी दिशा की तरफ जो आपने वो बड़ा अच्छा नहीं लगेगा कि सब कुछ अंदर की बातें लोगों की खोल के रख दी जाए। बार बार मैं इसीलिए मैंने शुरुआत में कह के टालने की कोशिश की कि कर्मचारी हैं सर, ठीक है, वो तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। लेकिन क्या यही पार्टी है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये 8, 10, 50 लोग अगर वोकल हैं, वो किसके बिहाफ से वोकल हैं? क्या उनके पास नरेंद्र मोदी जी ने कोई स्पष्ट संकेत दिया है?
क्या पार्टी या सरकार के उच्च नेतृत्व ने इस के ये नुमाइंदे हैं, उनकी भाषा ये बोल रहे हैं, हम कैसे मान लें? सबसे बड़ी बात ये। हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे तो ठीक है, प्रधानमंत्री जी फिर आके बोलते क्यों नहीं? सर, चूंकि स्टे लगा हुआ, और एक चीज मैंने नरेंद्र मोदी जी का, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं हामी नहीं भरता कि मैं उनके बगल में बैठा हूं या उनसे कभी मिला हूं। मैंने उनको शायद कभी 100 फीट के नजदीक से देखा भी नहीं हूं, मंच के सामने से कभी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो व्यक्ति ऐसे हैं कि जो तय समय पर, उचित जगह, उचित समय पर किसी भी विषय को आज 11-12 सालों में अगर उन्होंने एड्रेस करने से अपना बचाव किया हो, दुराव किया हो, वो अलग रहे हो या चुप रहे हो। इवन बाबा जी अभी रिफर कर रहे थे, विरोध का उनका उच्चतम तीव्रतम स्तर हम लोगों ने किसान आंदोलन में कृषि बिल वापस कर लेते समय प्रधानमंत्री ने कहा ठीक है, हम सारे उसके विवेचना के हमारे पास स्वतंत्रता है कि हम कहें कि प्रधानमंत्री जी डर गए, घुटनों पर बैठ गए, उन्होंने ये तो कृषि बिल वापस लिया, ये उन्होंने कहा कि मैं देश को समझा नहीं पाया। जब खुद नरेंद्र मोदी उस विषय पे ये कह चुके हैं प्रधानमंत्री कि मैं देश को समझा नहीं पाया, आप उन्हें चाहे जिस भी अलंकार से संबोधित कीजिए, अब यहाँ तो भाषा की मर्यादा आ जाती है, ये अलग इशू है। लेकिन चूंकि उस पर कोर्ट का स्टे है, मुझे अब भी ये पूरी उम्मीद है कि आप देखेंगे, हम सभी देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री उसको एड्रेस करेंगे। वो छोड़ दे कुछ भी नहीं सर, वो बिल्कुल नहीं छोड़ते। लेकिन निश्चित तौर पर मैंने पहले ही कहा कि आईटी सेल की, अगर कोई आईटी सेल है, और है, निश्चित तौर पर है, हर पार्टी में इस समय की जरूरत है, एक विंग है। लेकिन यही पार्टी है, यही पार्टी के सीनियर नेताओं की सोच है, यही पार्टी के सीनियर नेता चाहते हैं इनसे, ऐसा कतई नहीं है। मुझे लगता है कि इस विमर्श के, आज की इस चर्चा से एक यह भी संकेत जाना चाहिए कि यही भारतीय जनता पार्टी के माई बाप नहीं है जो सोशल मीडिया पे 8, 10, 50 हैंडल टहलते हैं या 4 कंटेंट क्रिएटर हैं। नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें इस दिशा में जाना चाहिए और इन्हें एड्रेस नहीं करना चाहिए। जी जी, बिल्कुल सही है। वैसे भी यदि पूरे विश्व का इतिहास देख लें, तो जितने भी बड़े राजनेता हैं, उनका नुकसान चमचों ने ही किया है, आलोचकों ने शायद ही कभी किया हो। और मुझे लगता है कि सर नहीं सर, प्रधानमंत्री को नहीं ये हर मैं चीज सर एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, सीधे हैंडल आपने करने अभी, के हुनर है। यही मेरा सबसे बड़ा अवगुण है। मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, मैं माइक के पीछे तो आप बड़े शरीफ हैं। हेलो बड़ा पाप मेरा। हेलो बाबा जी, माइक के हाँ पीछे जी, तो आप बड़े शरीफ हैं, बड़े भोले व्यक्ति हैं, बड़े शरीफ व्यक्ति हैं, बड़े कोमल हृदय व्यक्ति हैं। ये तो अच्छा एकदम उलट संजय है। सर, मैं कई लोगों ने मुझे ये भी कहा। मैं दर्शकों के सामने ये रहस्य उद्घाटन करता हूं कि यह व्यक्ति हाँ, माइक छोड़ दें तो इनसे बड़ा मृदुभाषी, इनसे बड़ा कोमल हृदयी, इनसे बड़ा साफ गो संकोची व्यक्ति और कोई हो नहीं सकता। आप दोहरा चरित्र जीते हैं, माइक पर आप कुछ और होते हैं, अपनी लेखनी में, फेसबुक संजय पर आप सर, कुछ और होते थे। मुझे मतलब इनकी लेखनी मैं को बताता हूँ। सर माइक सर माइक फेसबुक के देखते ही समय जोश आ जाता में, है। सर फेसबुक के समय में इस व्यक्ति की लेखनी को वामपंथी गिरोहों के सामने मुझे लेखन की कटकरेजी शैली घोषित करके और उनसे लड़ना पड़ता था, इनको डिफेंड करना पड़ता था कि ये लेखन की कटकरेजी शैली है। तो ये व्यक्ति माइक देखते ही कुछ और हो जाते हैं, बिल्कुल गलत बात। आप मतलब स्वयं दोहरा माइक चरित्र देख के जीते जोश हैं आ आप। जाता है, जोश आ जाता है। नहीं सर, संजय सर, मुझे कई लोगों ने कमेंट किया, जो लोग मुझे सिर्फ मेरे लेखन से या मेरी वीडियो से जानते थे, जब वो मुझसे रियल लाइफ में मिले तो मुझे कहे आप तो बहुत ही पोलाइट, बहुत ही डिसेंट, बहुत ही मतलब बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और बहुत ही सॉफ्ट पर्सनैलिटी है, पर लिखते समय और बोलते समय आपको पता नहीं क्या हो जाता है। तो ये भी मैं अच्छी बात है। सर, तो अब दूसरे विषय पर चले। हाँ जी, दूसरे विषय पे चला जाए। दूसरा विषय जो है वो आज गूंज रहा है। आज हमारे जज साहब लोग नाराज हो गए कि उनका नाम करप्शन के लिए ले लिया गया है, और एनसीईआरटी की किताब में लिख दिया गया जुडिशियल करप्शन इज अ बिग प्रॉब्लम। इसके लिए वो लोग बहुत नाराज हो गए। तो आप क्या सोचते हैं, उनकी नाराजगी उचित है? सर बिल्कुल, सर बिल्कुल उचित है। शास्त्रों में कहा गया है कि कड़वा सच नहीं बोलना चाहिए, सच को चाशनी में लपेट कर बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम और ब्रूयात जज प्रियम साहब ब्रूयात लोग, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च हाँ तो नान्यतम सर, ब्रूयात एषु धर्मः सनातनः। अगर कोई व्यक्ति काणा भी हो
तो उसको काणे ऐसे थोड़ी ना बोला जाता है। तो सर जज साहब लोग कितना हो करप्ट हो, कितना हो निकम्मे, नाकारा, मतलब ऐसे इसके ऐसे नहीं बावजूद बोलते हैं सर। हम देखिए, मैं उनको आप चूंकि कह रहे हैं कि चाशनी में लपेट के, तो मैं बताता हूँ उसको कैसे कहे कि भाई जज साहब जी लोग जो हों, कितने ही यशवंत वर्मा हो, उनको जी यशवंत वर्मा जी नहीं कह सकते। हाँ, इसके बावजूद उनको यशवंत वर्मा नहीं कह सकते। नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए उनको? तो और सर बच्चों को ही आप बता देंगे कि धरती का सबसे करप्ट, सबसे निकम्मा, सबसे नकारा, सबसे लेट परफॉर्म करने वाला, न परफॉर्म करने वाला, अपना काम न करने वाला डिपार्टमेंट अगर जुडिशरी है इस देश में, तो सर ये तो छोटे छोटा अरे बच्चा सर, जान आजकल तो जाएगा। बड़े अच्छे अच्छे निर्णय हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं है शायद। बहुत शानदार। देखिए, घूसखोर पंडित को तुरंत जो है वो उसके ऊपर निर्णय आ गया और कहा कि साहब आप किसी को भी इस तरह से आप अपमानित नहीं कर सकते। आज एक और पिटीशन लगी कि साहब की ये यादव जी की लव स्टोरी नाम की जो पिक्चर है, इससे यादव जी हटाया जाए। कोर्ट ने मना कर दिया, क्योंकि यादव जी की लव स्टोरी तो बहुत अच्छी चीज़ है, उसको कोई अपमानित थोड़ी किया जा रहा है, वो तो लव कर रहे हैं। सही बात है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। यादव जी की लव स्टोरी पे उसके टाइटल को चैलेंज किया गया, उसको खारिज कर दिया कोर्ट ने। तो बताइए, यादव जी को क्या लगेगा कि साहब घूसखोर पंडित में पंडित था तो उसके ऊपर तुरंत कॉग्निजेंस ले लिया। और यादव जी की लव स्टोरी को कहा साहब कि यादव जी की लव स्टोरी तो बहुत अच्छी चीज है। ये अवनीश जी। नहीं सर, तो ये बताइए, प्यार करना कहाँ गुनाह तो है ही नहीं है, तो अरे हमारे साहब, कहावतों में कहा प्यार गया है। तो बिल्कुल और घूस लेना जो है वो तो मतलब सीधे सीधे अपराध है, तो उसमें हाँ सजा है। तो बिल्कुल। तो घूस को रोक कितना दिया तो कितना अच्छा डिस्टिंक्शन किया कोर्ट ने, देखिए। हाँ बिल्कुल न्यायोचित फैसला हो। और कोर्ट आजकल सर अभी पसमानदा मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए ओबीसी में एक रिट गई थी, उसमें भी सीजीआई हाँ साहब ने कहा कि ऐसा है, देखो भाई सामाजिक आधार जो है वो नहीं है, इसमें जो आर्थिक आधार भी है, और हम इसमें तुमको नहीं घुसा सकते हैं। फिर वो संविधान बेंच जो 4% के अगेंस्ट लगी हुई है कर्नाटक वाली, तो उन्होंने कहा कि उसमें सब कुछ डिसीजन हो जाएगा। तो यहाँ से ये संकेत भी दे दिया। तो कई संकेत ऐसे आए हैं, ऐसी बात नहीं है। वेस्ट बंगाल का अगर आप देख लीजिए तो हाँ, चलिए, वेस्ट वेस्ट बंगाल बंगाल, अगला टॉपिक था हमारा, उसको डिस्कस कर बिल्कुल लेते सर। हैं। आप वेस्ट बंगाल में देखिए, मैंने बल्कि परसों एक वीडियो किया तो मैंने उसमें थोड़ा एक व्यंजना के तहत एक शब्द इस्तेमाल किया। मैंने कहा कि हम 356 की वहां उम्मीद कर रहे थे, 356 की, और सुप्रीम कोर्ट ने 1356 वहां पर लगा दिया। पूरा के पूरे चुनाव प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया। आज 142 के तहत जो ये निर्णय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर्स को, और वो जुडिशियल ऑफिसर्स जिनको कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एसपी वो रिपोर्ट करेंगे, और वो अंतिम अधिकारी हैं जो इसको करेंगे, और उसका टाइम बाउंड दिया है। उसके बाद जो न्यायाधीश कम पड़ रहे थे, डिविजनल और अपर डिविजनल मजिस्ट्रेट को लगाया था, उसके बाद फिर वो कम पड़ रहे थे तो झारखंड से, उड़ीसा से, वहां से मंगाया है। इसमें क्या क्या उन्होंने किया, उनका फैसला अंतिम होगा, पहली चीज। और जो मौखिक टिप्पणी उस ऑर्डर के साथ साथ किया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर अब इसमें ममता बनर्जी ने कोई अड़चन डाली तो गंभीर परिणाम। वो गंभीर परिणाम क्या है सर? वो गंभीर परिणाम आज इलेक्शन कमीशन के हाथ से जब सीधे एसआईआर का पूरा काम आप कहिए तो सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है जुडिशियल ऑफिसर्स के थ्रू, तो क्या हो वैसे तो सकता उचित है वो नहीं मानता, मैं इसको उचित नहीं मानता हूँ वैसे कि एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कोर्ट को करने नहीं चाहिए। उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, और जिस तरह की पब्लिक डीलिंग होती है उसका कोई उन्हें ज्ञान नहीं है, और नहीं तो वहाँ उसमें नहीं बहुत तो उसमें स्थिति ऑकवर्ड हो जाती है जब नहीं वहाँ पे ठीक है आके जो सर। टीएमसी वाले चिल्ला चिल्ली करेंगे तो क्या करेंगे वो। नहीं 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 बिल्कुल ठीक है सर, आपकी वो बात मानता हूं कि मैं एग्जीक्यूटिव उसमें काम में इनको जो है किसी और को दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन आप उसमें देखिए वो जो नेचर ऑफ वर्क है वो क्या है। वो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना, उसको जो है सही पहचानना, आपत्तियों को सुनना, उस आपत्तियों को सही कागज से मिलान करना, तो ये लगभग न्यायिक सेवा के लोग काम करते हैं। तो थोड़ा तो एक्सपोजर है, ऐसा नहीं है कि वो भी तो सबूतों के आधार पर, कागज के आधार पर फिर फैसले करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कोई एक स्पेशल काम अगर सुप्रीम कोर्ट ने समझा है कि इसको करा लिया जाए,
क्योंकि ये कहा है ना कि स्टेट मशीनरी काम नहीं कर रही। तो मैं तो यहां से उम्मीद अपनी शुरू करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ही कह दे 356 लगा दो नरेंद्र मोदी की सरकार आप, या तो कह दे इलेक्शन कमीशन को कि तुम नहीं घोषणा करोगे, एक्सटेंड कर दो इलेक्शन। एक्सटेंड होगा इलेक्शन, उस केस में भी आपके पास जो है वो प्रेसिडेंट रूल का ऑप्शन ओपन है, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक इनिशिएटिव, हाँ, इसमें एक दीर्घकालिक एक चिंता बिल्कुल है कि एग्जीक्यूटिव वर्किंग में कोई जुडिशियल या कोई इस तरह का इंटरफेरेंस, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो नेचर ऑफ जॉब है वो काफी हद तक न्यायिक सेवा में जो अधिकारी रहे हैं वो इसको कर सकते हैं। हालांकि समय कम है, वर्कलोड ज्यादा है, जो एवरेज निकला है इसलिए संख्या भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक चीज तो है सर, ममता बनर्जी कम से कम एसआईआर के मुद्दे पर अब हार चुकी है, बिल्कुल हार चुकी है, उसमें अब उनके पास कोई नहीं हार है। तो चुकी है, हारेंगी तो तब जब ये संख्या जो है डिलीशंस की अगर 1 करोड़ से कम रहती है तो वो नहीं हारी है। आ, अब ये तो सर देखिए, वो 1 करोड़ से अगर कम रहती है तो उनकी क्या स्थिति होगी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक ही फैक्टर जो उनके साथ है, अभी जैसे योजनाओं का आज उन्होंने 10 दिन के अंदर, ये दूसरी कैबिनेट, हम इस समय जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी 2-3 घंटे पहले कैबिनेट खत्म हुई है, और उसमें भी उन्होंने और जो है फ्रीबीज टाइप की घोषणाएं की हैं। अभी 1500 रुपया जो 40 साल के जितने लोग हैं उनको 1500 रुपया देने की, वो उनकी लक्ष्मी वाली योजना है, हालांकि उसके काउंटर में बीजेपी ने भी निकाल दिया है। तो अब गेम वहां पर आया है। निश्चित तौर पर ममता बनर्जी के साथ ये इस बार है कि ग्राउंड पर एक सेंटिमेंट ऐसा बना हुआ है, लेकिन अब ममता बनर्जी भी ममता बनर्जी हैं। वो कुछ ना कुछ अगर उत्तर श्रृंखल जैसे कि उन्होंने पिछली बार किया था, हालांकि उसका अब उतनी गुंजाइश है नहीं, हालांकि फिर भी आप बंगाल की तरफ से अगर इनपुट लीजिए तो सुप्रीम कोर्ट में जो वो जाके खड़ी हुई थी, उसके बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। तो वहां के समाज को ये थोड़ा सा पसंद भी है, बंगाल के समाज को, कि एक ऐसा हमारा नेता हो जो लड़ता रहे हमेशा। तो ये एक फीलिंग है, ममता बनर्जी इसको कैश करने की कोशिश तो जरूर करेंगी। और योजनाएं जो उन्होंने अभी अभी शुरू की हैं, तो अगर हम लोग कहें कि नहीं बीजेपी भी कह रही है, तो हम लोग याद करें बिहार में हम लोग क्या कहते थे कि भाई जो दे रहा है उस पर लोग ज्यादा भरोसा करेंगे, कि जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं या राहुल गांधी अनाउंस कर रहे हैं उस पर भरोसा करेंगे। तो क्या यही स्थिति बंगाल में नहीं है? तो यहाँ एज तो है ममता बनर्जी को, लेकिन उसके बाद भी अब ये देखना है कि बीजेपी का जो मतदाता था, एक परसेंटेज बना है, वो उसके साथ हमेशा स्टिक रहा है, वो लूज नहीं किया है। अब उस पर टॉप अप कहां से होता है, किन फैक्टर से होता है, तो ये देखने वाली बात होगी। सर मैं एक बात बताऊं, 50 लाख क्लेम्स हैं सर, 50 लाख क्लेम्स आए हैं कि साहब हमारा नाम गलत काटा गया है। इसमें मैपिंग और डॉक्यूमेंट्स से डिसाइड होना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 294 जजेस अब तक ममता बनर्जी ने टोटल दिए हैं, इनसे काम नहीं होगा। कहते हैं अगर 250 केसेस पर डे निस्तारण करेंगे, 250 केसेस, तो भी 85 दिन 90 दिन 80-85 दिन लग जाएगा। सर कौन जज जो है 250 केस का निस्तारण एक दिन में कर देगा? 1 घंटे में नहीं, आप तो और कितने बढ़ाए कर हैं, देंगे? और बढ़ाए हैं, उड़ीसा और झारखंड से भी जज बुला रहे हैं, और अरे बुला कितना रहे हैं। हूं बढ़ा लेंगे, 1000 जज लगा दें। अभी 250 है, 294 है, अभी 300 है, 1000 लगा देंगे आप। एक बात 50 और लाख। बताऊं आपको, क्योंकि हम लोगों ने भी जुडिशियल फंक्शंस डिस्चार्ज किए हैं, तो जो जो आदमी जुडिशियल फंक्शंस ही डिस्चार्ज करता रहा है और उसका एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस नहीं है, वो बाल की खाल निकालता है। हाँ, ये आदत तो है, हाँ ये आदत तो है। तो अब जैसे रेवेन्यू जुरिस्डिक्शन जो है वो एक्सक्लूसिवली सिविल ऑफिसर्स के पास होता है। आप उत्तर प्रदेश में पीसीएस ऑफिसर्स और पीसीएस ऑफिसर है। वो करते हैं, और रेवेन्यू ऑफिसर्स करते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वगैरह में आईएएस ऑफिसर्स जाते हैं, मैं भी रहा हूँ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। तो अप्रोच ही अलग अलग होती है बिल्कुल, और वो अप्रोच जो है वो अचानक नहीं परिवर्तित हो सकती। हम्म। तो
ये अवश्य है कि जो जुडिशियल ऑफिसर होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो लगभग उसको पूरी तरह से नकार देता है, जबकि जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो उनको फैक्टर्स को पूरी तरह नहीं नकारता। उसका जो है एक्सपीरियंस पब्लिक का थोड़ा होलसम होता है, थोड़ा वाइड होता है, तो उन चीज़ों को भी फैक्टर इन करके चलता है। राइट, तो ये तो ये है, जो डिफरेंस ऑफ ये अप्रोच है, इश्यूज है। ये जब समरी ये जो कार्रवाई है तो समरी कार्रवाई है। तो समरी कार्रवाई में ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे कर पाएँगे जुडिशियल ऑफिसर? मुझे तो इसमें बड़ा एक संदेह है। और सर एक चीज और भी है ना, हम्म, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसी ने कहा कि 28 फेब को हमने इलेक्टोरल लिस्ट, वोटर लिस्ट पब्लिश करनी है। उसने कहा कर दीजिए। उसके बाद नहीं, जैसे उसने जैसे ये 50 बोला लाख केसेस 95, करने, हाँ उसने बोला 95 आपके पास रेडी है तो 95% आप जो है पब्लिश कर दीजिए, ये 5% होता रहेगा, ये है। ये 5% होता रहेगा। हाँ, ये पर है। मुझे नहीं लगता सर, वो आपने जो कहा है ना संजय सर कि 1 करोड़ वोटर, हुँ। मुझे लग रहा है कि ममता बंगाल में वाकई 1 करोड़ वोटर्स का नाम कट सकता है। मुझे तो मुश्किल लग रहा है, अभी तक तो 68 लाख ही हुए। 58 लाख जो पहले राउंड में हुए थे और जो दूसरा राउंड हुआ था उसमें 10 लाख। अब ये तीसरा नहीं तो राउंड चल इन रहा है। 50 लाख में क्या होगा? ये 50 लाख तो वो केसेस हैं जहां ये डिस्क्रिपेंसी साफ सरेआम दिखाई दे रही है, और प्रूव करने का ओनस इंडिविजुअल पे है कि तुम प्रूव इंडिविजुअल करो के कि पास तुम सिद्ध करो मैक्सिमम कि तुम वोटर लिस्ट में मैक्सिमम जाने लायक फिल्टर हो। इसमें लगेगा, मैक्सिमम फिल्टर इसमें लगेगा। हाँ, ये टिपिकल केसेस है। हाँ, इसमें इसमें कुछ ऐसे हैं जिसके किसी के 250 बच्चे हैं, 300 बच्चे हैं, इस टाइप हाँ के भी। हाँ, ये उस टाइप के, ये उस टाइप के बाप 5-5 साल बाप और अंतर है, बेटे में दादा ऊपर 5 साल बाप का और बेटे अंतर में है। 5 साल के अंदर है। 20 साल में दादा बन गया और जो पोता है वो डालने लायक भी बन गया। हाँ, ये इस टाइप की हाँ। चीजें हैं इसमें, मोस्टली मैक्सिमम। जी। चलिए एक और आप चर्चा करते हैं कि साहब योगी जी ने जो अपना भगवा वस्त्र है, वो सिंगापुर और जापान में एस्टैब्लिश कर दिया पूरी तरह से। और जो लोग कह रहे थे कि साहब कि योगी जी बाहर इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ उनको भगवा पहनना पड़ता है और वो प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर पाएँगे इत्यादि, इत्यादि, वो सब के सब जो हैं वो इस समय बगले झाँक रहे हैं। जी, अवनीश जी। जी सर, तो सर सबसे पहले तो इसमें सॉरी योगी अवनीश जी जी, को मैं पहले हाँ, नहीं हाँ, भगवा आप पे बोलिए। पहले प्लीज, भगवा, नहीं नहीं भगवा पे पहले आप ही को बोलने का अधिकार है सर, क्या बात करते हैं। नहीं नहीं, मैं वो बात बिल्कुल। नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ और कहना चाहता हूं। सर ये तो देखिए फालतू की बात है कि कोई आदमी भगवा में तो वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर सकता, या ये सब ना कुतर्क अरे थे होता लोगों है, के। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊँ? हमारे जी, स्वामी निश्चलानंद जी महाराज जो हैं, वो प्लेन से नहीं चलते। वो प्लेन से इसलिए नहीं चलते कि प्लेन में जो उनका दंड है, वो दंड है वो लेके नहीं जा साथ में सकते। नहीं ले जा पाते हैं वो। उसका यस, साइज़ इतना बड़ा है कि वो ले नहीं जा सकते, उसमें अलाउ नहीं करते प्लेन। कार्गो में क्यों भी नहीं जाता? नहीं नहीं, वो कार्गो में छोड़ते नहीं जाएगा, है ना। वो छोड़ते नहीं है ना, वो अपने साथ ही उसको रखते हैं, कार्गो में तो जाएगा। तो वो इसलिए वो ट्रेन इस से पर ही बहुत चलते बार, हैं। हाँ सर वैसे इस एक बात पर बताऊं संजय सर, बाबा जी लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। बाबा जी लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी करते हैं। दंड तुरंत आप स्वामी जी को बनाइए तो सही पीएम, वो तुरंत दंड छोटा कर लेंगे, मिनिएचर कर लेंगे, फ़ोल्डिंग अरे कर लें। अरे होल्डिंग ले अरे जाए। अरे सन्यास के समय उनके कान का कुंडल आप देख लीजिए, और सन्यास के शुरुआती समय में जो नाथ संप्रदाय बड़ा कुंडल पहनता है, योगी हुँ। आदित्यनाथ जी वही कुंडल धारण करते थे। और अब आप उनका देख रहे हैं कैसा स्मार्ट सा बिल्कुल छोटा सा ऐसा छोटा सा हो गया है। वो कुंडल है। आपने बहुत कम ऐसे नाथ योगीज को इस तरीके सा का कुंडल पहने हुए देखा होगा। तो योगी जी तो ठीक है, अरे पर बाबा सर मैं हमारे रेवैन का चश्मा पहन के निकलते हैं, क्या बात करते हैं। 17 में शपथ लेने के लिए रेवैन का चश्मा, हमारे बाबा जी को मतलब सर जापानी बोलते हुए, ठीक है ये थोड़ा सहज हास्य विनोद की बात हो सकती है, लेकिन वो व्यक्ति जब योग पथ से निकल के राजपथ, यानी कि जब वो एक मुख्यमंत्री के रूप में चलते हैं, तो आप जरा देखिए एक क्लिप बड़ी वायरल हो रही है। उन्होंने कहा कि हम 6 बजे यहाँ पहुंचे, हमारे उच्चायोग साहब जो है 8:30 बजे से हम लोगों को काम पे लगा दिए, और यहाँ मिलना है, ये करना है, वो करना है। और जिस तरीके से वो
ठीक है, वो सारा ऑरा योगी योगी के नारे, उनका भगवा को उन मंचों पर, और सिर्फ ऐसा नहीं है, आप अगर पूरे वीडियोस को वहां के देखिए तो चाहे विदेशी डिपार्टमेंट के लोग रहे हों या मतलब जापान की साइड रहा हो, चाहे हमारे एनआरआईज रहे हों, तो वो ऑरा वगैरह की सारी चीज अगर अलग रख दीजिए, तो उसके बावजूद भी काम की टेबल पर आप सफलताएं देख लीजिए कि किस तरीके से उन्हें पता है कि स्मार्ट सिटी हमारे यहाँ आना है तो सिंगापुर से हमें ये मैनेजमेंट अच्छा सा सीख के आना होगा, हमें लॉजिस्टिक पे काम करना होगा। क्यों? क्योंकि 60% से ऊपर के एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश में होगा अकेले। तो डिफेंस कॉरिडोर हमने पहले ही बनाया। तो ये इनिशिएटिव ये दिखाता है कि वाकई आप 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पे सीरियसली काम कर रहे हैं। एक होता है बिहार और बाकी बाबा का ऑरा। और एक चीज और सर, मुझे तो लगता है कि ये अपने घर में ही जब एक सफल मॉडल हो, पता नहीं क्यों वो वाइब्रेंट गुजरात और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का वो करना, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कॉपी कर रहे हैं, लेकिन अगर अपने ही घर में कोई सफल मॉडल हो जिसको सफलता से भारत में एग्जीक्यूट किया गया हो, तो उस चीज को लेके आगे जाना। और बाकी बाबा का ऑरा तो ये बताता तो है सर, कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि भविष्य दिखा रहा है। सर तो मैं बाकी जो उत्तर प्रदेश को मिलेगा अवनीश वो तो भाई, मिलेगा ही। हाँ अवनीश भाई, मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूं। देखिए, बाबा जी। की 10 साल की जो जर्नी रही है ना, तो बाबा ने सबसे पहला काम क्या किया भाई? फॉरेन एफडीआई तो बाद में आएगा, पहले देशी इन्वेस्टमेंट तो आए, देशी बिल्कुल उद्योगपति तो आपके यहां उद्योग लगाए। तो सर बाबा ने सबसे पहला काम किया, लॉ एंड ऑर्डर सुधारा, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा, कनेक्टिविटी सुधारी, और सबसे पहले पहले 5 साल पूरे देश से देशी इन्वेस्टर्स को अपने यहां अट्रैक्ट किया। सबसे बिल्कुल। छोटा एग्जांपल बताता हूं, लेटेस्ट हरियाणा में 2 एक्सप्रेसवे तैयार हुए, एक 152D जो कि अंबाला से नारनौल जाता है, और दूसरा अमृतसर कटरा, अमृतसर कटरा दिल्ली। तो सर इसका जंक्शन पड़ता है उचाना कला, एक जगह है जींद में। तो वहां पे हरियाणा सरकार ने प्रपोज किया कि हम एक इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप डेवलप करेंगे। भाई लोग ट्रैक्टर लेके पहुंच गए, जमीन साडी मां हुंदी है, हम जमीन नहीं देंगे। वो आईएमटी गड्ढे में पड़ गया। आईएमटी वहां इसलिए बनाना जरूरी था कि वहां 2 कनेक्टिविटी। एक्सप्रेसवेज का इंटरसेक्शन था, 2 एक्सप्रेसवेज वहां मिल रहे थे, कनेक्टिविटी अच्छी थी। तो लोगों ने कहा यहां मत बनाओ, कहीं और बनाओ। जींद वालों ने कहा, बाबा वहां तुरंत पहुंच गए। तब अरे साहब हमारे यहां आइए, आप क्यों जींद जा रहे हैं, हमारे यहां आइए ना, नोएडा में आइए, जींद तो बहुत दूर है दिल्ली से। वो सारी कंपनियों को उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया नोएडा में। आज की तारीख में 13 ऑपरेशनल, या इस साल अगले साल तक 13 एक्सप्रेसवेज यूपी में काम करने लगेंगे बिल्कुल। सर। हर एक्सप्रेसवे 60% के, प्लस। ना 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 सर, हर एक्सप्रेसवे के हर इंटरसेक्शन पे इंडस्ट्रियल टाउनशिप प्लान कर रखी है। और फिर बिल्कुल। और अब उत्तर उसको, प्रदेश में तो मैंने देखा कि कोई ऐसा कोई विरोध भी नहीं होता, जैसा नहीं चाहते हैं वैसा हो जाता है। बल्कि इनवाइट करते हैं सर, विरोध की बात छोड़िए। अच्छा, अभी आपने देखा होगा ये कांग्रेसी इकोसिस्टम, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया, उसकी बहुत आलोचना कर रहे हैं। सर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और पूर्वांचल में 2 हो गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब बनारस वाला एक्सटेंड हो रहा है, बाबतपुर एयरपोर्ट, उधर कुशीनगर तैयार है, उसके बगल में गोरखपुर तैयार है। गोरखपुर का नया बन रहा है साहब, गोरखपुर का नया नया बन बन रहा रहा है, है, 3 टर्मिनल के साथ। वो अब आजमगढ़ डिफेंस वाले तैयार पे है, नहीं सुनिए, रहेगा। आजमगढ़ तैयार है, प्रयागराज ऑपरेशनल है, अयोध्या जी ऑपरेशनल है, अयोध्या। अयोध्या जी इंटरनेशनल। सर यस। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पंजाब आज भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए तरस रहा है ना, एक तरस रहा है। अमृतसर है ना। अरे सर वो नाम मात्र का, वहां से फ्लाइटें बहुत कम है, तो वो कहते हैं कि हम हमको कार्गो हैंडलिंग के लिए सारी सुविधाएं दीजिए, ड्राई पोर्ट हम बनाएंगे। सर यहाँ पे पूर्वांचल पूर्वांचल में 5-5 नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
हर जिले में एयरपोर्ट की तैयारी हो रही है सर। अच्छा, एक चीज और, अभी सर आपने जो पूछा, एक बात कही थी ना कि यहाँ उत्तर प्रदेश में कभी जो है किसान का कि जमीन हाँ। साडी माँ है, इस टाइप का माहौल क्यों नहीं बनता? उसका उसका एक कारण है। हम्म। उसका एक कारण ऐसा नहीं है कि आप पॉपुलेशन वाइज देखिए तो पूर्वांचल जो है वो बिल्कुल डेंस पॉपुलेटेड है। हम्म। पूरा उत्तर प्रदेश ही, आप पॉपुलेशन का मामला ऐसा नहीं है कि हमारा मध्यांचल, हमारा जो अवध है और हमारा जो बुंदेलखंड है या ब्रिज है वो खाली है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक तो राजस्व कर्मचारियों का किसानों के साथ सही ताल्लुक और सही तरीके से चीजों को वो एक तो कम्युनिकेट करना। आप सोचिए सर, विश्वनाथ कॉरिडोर में 600 से ऊपर लोकल लोगों की प्रॉपर्टियां, जिसमें घर, एक एक ऐसा घर जिसमें 12-12, 18-18 खातेदार, उनको अधिग्रहण करना और उसका उतना बड़ा कॉरिडोर तैयार करना, ये कैसे हुआ था? मैं बताऊं सर, एक रिटायर्ड तहसीलदार थे यादव साहब, राज्य सरकार ने, योगी सरकार ने उनकी सेवाएं ली थी और उन्हें बिल्कुल एक आईएएस ऑफिसर, डिप्यूटेड अगर आप कहिए, तो उसकी जो सुविधाएं होती थी उनको वो दिया गया था, सरकारी बंगला दिया गया था यादव साहब को। और वो चूंकि उस एरिया में बहुत पुराने समय से रहे थे, तो उन्होंने सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड और कौन खातेदार है वो बहुत सारों को तो पर्सनली जानते थे। या जब वो नेगोशिएट करने पहुंचे तो लोगों ने, अरे साहब आप बात कर रहे हैं तो हाँ ठीक है, हमारा इतना है, हमारे पास ये कागज नहीं, ऐसे करके वो डिस्पोजल हुआ सर। योगी जी का अधिग्रहण कार्यक्रम अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कोई भी कार्यक्रम, सर सही बताऊं, उत्तर प्रदेश में एक जुमला चलता है, भाइयों में झगड़े हुए हैं सर, मालूम है किस बात के? एक्सप्रेस वे में पता चला कि छोटे भाई का जो हिस्सा था वो निकल गया, उसको मिल गया 40 लाख 80 लाख रुपया, 70 लाख रुपए। भाई जो कह रहा है कि नहीं बंटवारा फिर से होगा। आप सोचिए यार, वो पैसा में हमारा भी है और खेत अब जितना बचा है उसमें से फिर से आधा आधा होगा, वो तो कहां, वो बंटवारा ऐसा नहीं है। ऐसे ऐसे हुए हैं लोगों ने। क्यों? क्योंकि सही समय पर जो उसका मुआवजा है, उसको अच्छा मुआवजा, अरे मैं एकदम निजी योगी जी का बता रहा हूं कि किस तरीके से हैंडलिंग हुई है, चलिए उसी से उदाहरण मिल जाता। यहां तो लोगों ने कैसे कैसे कब्जा किए हैं, गुर्गों ने कब्जा किए हैं सपा और बाकियों के समय में। गोरखनाथ मंदिर के सामने जो लोग भी जानते हो, गोरखनाथ का मुख्य गेट, उसके ठीक बगल में पंजाब नेशनल बैंक है और एक डाकघर था। उसके कॉर्नर में करीब 10,000 ऐसी स्क्वायर फीट जमीन थी जिसमें बहुत पुराने घर थे और सभी मुसलमानों के घर थे। कोई डर, कोई कुछ नहीं, सबको मंदिर प्रबंधन ने मुआवजा दिया। मंदिर प्रबंधन, सरकार ने नहीं दिया, ये भी मैं बता दे रहा हूं, मंदिर प्रबंधन ने मुआवजा दिया। और ये बाबा ने कहा बैठा के कि जब अपना घर जमीन खरीद के बना लेना तब बताना, तब हम इसको डिमोलिश कराएंगे और रजिस्ट्री कराएंगे और हम पूरी जमीन लेंगे। ये उनके निजी काम करने का तरीका है, जहां के वो पीठाधीश्वर हैं। इस तरह का ही फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में सर, यहां पर अगर अधिग्रहण में किसी की जमीन जा रही है तो यहां प्रसन्नता हो रही है ऑन एवरेज। मैं बताऊं यही कारण है। और ये दाल मंडी वाला केस, अब लोग कहेंगे नहीं नहीं वहां तो कितने लोग हैं, आप मुझे बताइए कितने लोग हैं? आज बनारस की सड़कें बिछ जानी चाहिए थी लोगों के वहां बैठे होने से सर। शानदार मुआवजे मिले हैं, लोग अघा रहे हैं, अच्छी एरिया में घर बना रहे हैं। ये शहर दर शहर, ये एक दो शहर की बात नहीं है, ये चाहे एक्सप्रेसवे के लिए जमीन लेना हो, चाहे हाईवेज के लिए जमीन लेना हो, चाहे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए जमीन लेना हो, चाहे कॉरिडोर्स के लिए जमीन लेना हो, सब जगह है। पैसा पाके लाल हैं सर, इसलिए लोग जमीन दे रहे हैं। और साथ में ये कि सामने होता हुआ विकास देख रहे हैं, उसका उपयोग देख रहे हैं, ये नहीं कि खाके पी के पचा गए। तो ये वजह है कि यहाँ पर जमीन तसड्डा माँ हैगी, इस टाइप के जो चूरन है वो नहीं चलते हैं, आपको उत्तर प्रदेश से नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन उसका फिर फायदा भी मिल रहा है। सारे प्रोजेक्ट जो है आप समय से पूरा होते हुए देख रहे हैं। यहाँ कहाँ दाल गलेगी सर? राकेश टिकैत क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में नौटंकी करता है, ये बता दे। ये भाग भाग के इधर उधर क्यों जाता है? ये केरल में चला जाएगा किसानी लड़ने, यहाँ बाबा के सामने इसकी नहीं चलती, जानता है ये जी। अरे इस यूजीसी प्रकरण का उत्तर प्रदेश में योगी जी के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर नारा चल रहा है, राजस्थान से नारा उधार लिया गया है। बदमाशी नहीं बाबा जी, बिल्कुल नहीं, ये कहीं कोई नारा नहीं चल रहा है, कृपया अफवाह मत उड़ाएं। ये बिल्कुल नहीं, मैंने कहा बिल्कुल राजस्थान वालों से उधार लिया है। नहीं, लोगों ने नहीं, नारा नहीं।
चाहे एक ही आदमी लगा रहा हो, पूरे यूपी में एक आदमी है जो नारा लगा रहा है। नहीं, तो ये कहने ये नहीं नहीं ये, ये नारे बाबा में जी की पॉजिटिविटी है, नारे में पॉजिटिविटी है ना, कि योगी जी बम बम है। योगी जी की 27 में वापसी सुनिश्चित है। 27 योगी जी बम्पर मेजॉरिटी से जीत रहे हैं। सर सीटें बढ़ रही है। मैं साफ तौर पर मैं इस तरह की चीजों से बचता हूं। 2027 में योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ के आ रही हैं। मैं पूरी सर जिम्मेदारी अच्छा, से मैं कह रहा हूं। ना 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 सर वो पता नहीं कौन सा इफेक्ट बोलते हैं ना, कि वो मुझे लगता है कि यूजीसी का फायदा होने जा रहा है योगी जी को। आउट ऑफ योगी पीपल योगी आर जी ने गोइंग, स्पष्टता रखी ना है ना, ना ना इसलिए ना होगा ना, फायदा। पीपल आर गोइंग टू वोट आउट ऑफ वेंजियंस। अगर मैं सही बोलूं तो लोग एकदम किकिया के वोट डालेंगे कि बाबा को मजबूत करो, बाबा को और मजबूत करो, बाबा ही देश की सभी समस्याओं का हल है, सिर्फ बाबा ही हमें न्याय देंगे। बाबा को इतना मजबूत करो, बाबा के हाथ, कि बाबा के कंधे इतने मजबूत करो कि बाबा देश का पूरा दायित्व उठा सके अपने कंधों पर। बाबा जी, बाबा जी, इस हाँ एक बाबा जी एक कहानी सुनाऊं। जी एक छोटी सी, एकदम छोटी सी कहानी। रेलवे हाँ से हम लोग सफर करते हैं ना, तो रेलवे किसी स्टेशन पर रुकी है, प्लेटफॉर्म पे जैसे गाड़ी रुकती है तो 50 वेंडर जो हैं पूरी ट्रेन पर टूटते हैं, और आपके कूपे के सामने कम से कम 4 वेंडर आएंगे समोसे लेके। आप कहेंगे नहीं ये वाला नहीं ठीक है, वो वाला ठीक है, आप उससे ले लेंगे। और जैसे ही ट्रेन रवाना होती है तो वो सारे मेन एक काउंटर पर जाके इकट्ठा होते हैं, वो एक ही दुकान के वेंडर्स होते हैं। तो सर ठीक है, सामने 27 है, योगी जी को फायदा होगा। 29 तक मुझे उम्मीद है कि भाइयों बहनों कहते कहते हुए ये भी सामने आएंगे और यूजीसी पर या कोई और मुद्दे हों। तो ठीक है सर, 27 बहरहाल ये है कि योगी आदित्यनाथ जी, और उसका आप ये ना कहें कि मैं भाव में बह के ये कह रहा हूं, मैं उसके आधार दे रहा हूं। मैं उसके आधार इस तरह से दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ वर्तमान विकास और भारत के राजनीति के भविष्य के रूप में देखे जा रहे हैं। एक एक आदमी द्वारा ये देखे जा रहे हैं, अक्रॉस द पार्टी देखे जा रहे हैं। सर मैं ये जमीन की भावना बता रहा हूं। अक्रॉस द पार्टी जब मैं कह रहा हूं तो मैं 2 बार बोल दूं, अक्रॉस द पार्टी, अक्रॉस द पार्टी देखे जा रहे हैं। जो यहाँ का सबसे मजबूत विपक्ष है योगी आदित्यनाथ के सामने चुनाव में आएगा, उसके काडर की मैं बात कर रहा हूं कि उनके समर्थकों में भी ये है। और ये सेम उसी तरह का भाव है सर, जो भाव गुजरात में और गुजरात के मतदाताओं का नरेंद्र मोदी के प्रति था। ये मैं यकीन बता रहा हूं, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं 29, अरे ठीक है 29 में जब चुनाव होगा उनका पार्टी का जो डिसीजन होगा वो करेंगे, लेकिन मैं जनता के भाव की बात बता रहा हूं। इसलिए योगी को कहीं कोई लेके कोई रिस्क में नहीं, एक पैसे का रिस्क लेने के लिए कोई तैयार नहीं। ये है सर, तो योगी के प्रति है। और बाकी सर कामकाज तो यूपी बोल रहा है, साफ तौर पर दिख रहा है। अब जो दिख रहा है, जो बोल रहा है, और उसके बाद योगी जी, अब उसके बाद योगी जी में उसकी व्याख्या बहुत बड़ी है सर। उसके बाद योगी जी वाला जो फैक्टर है उसकी व्याख्या उसी तरह है जैसे हम नरेंद्र मोदी के फैक्टर की व्याख्या करते थे। और इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, इसमें कोई नरेंद्र मोदी वर्सेस मोदी नहीं है, इसमें मोदी वर्सेस नरेंद्र मोदी नहीं है। ये भारत के भविष्य की बात होनी ही चाहिए। आपके ही मंच पर बात हुई थी कि भारत का भविष्य, भारत का राजनीतिक भविष्य, निश्चित तौर पर इस पर बात होनी चाहिए। तो ये तो बाकी उनके यहाँ तो क्या टीम भावना है कि आप देखिए, नहीं वाइब्रेंट अवनीश गुजरात जी, मॉडल को लेकर इस समय जापान घूम रहे हैं बाबा जी। एक 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 और फैक्टर मैं देख रहा हूं, जो बिहार में काम कर रहा था वो यूपी में भी काम करेगा, कि बाबा ने इतना काम किया है, कहीं अखिलेश यादव जैसी कोई सरकार आके इसको लीप न दे, वापस जंगल राज की वापसी न हो जाए, और सारा काम जो बाबा ने किया है वो कहीं जीरो न कर दे ये गुंडों की सरकार। वापस अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी गैंग और ये तमाम गुंडे वापस सिर उठाने लगेंगे यदि हमने बाबा की सरकार को रिपीट नहीं किया। ये एक बहुत बड़े फैक्टर, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा पब्लिक को वोट डालने का, कि नहीं जिस ये तो काम को बेस बाबा ने फैक्टर 10 है, साल में किया उसको बढ़ाया ये जाएगा। ये बेस फैक्टर है साहब।
ये आधार है। अच्छा, नहीं किसी उसी को अवनीश जी, ये फैक्टर हरियाणा में भी काम किया, ये फैक्टर बिहार में भी काम किया, इसलिए ये यूपी में भी काम करेगा। बीजेपी हरियाणा की में सरकारों ये के सबसे साथ, इंपॉर्टेंट फैक्टर था। सर मैं बताऊं, ज्यादातर एनडीए या बीजेपी की सरकारों के साथ यही हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इनका ये जो डबल इंजन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो धीरे धीरे विस्तार ले रहा है। इसीलिए राज्यों में इनकी सरकारें जो है वो विस्तार कर रही हैं निश्चित तौर पर। अब कहीं ऊपर कहीं नीचे, वो तो अलग ही चीज है, वो तो तमाम तरह से होता है। नहीं तो बाबा की तो 27 में तो बाबा थंपिंग मेजोरिटी से वापस आ रहे हैं। अरे सर, सपाई समर्थक जो है वो बाबा को वोट करके चले आएंगे। आप बात कर रहे हैं जैसे वो मोदी जी के लिए कहा जाता है ना, फरजाना वोट करके चली आई। बाबा के साथ भी एक दूसरा फैक्टर है, महिलाओं का जबरदस्त फैक्टर है। बिहार वाले मतलब नीतीश कुमार से कोई छोटा मोटा बाबा का एम फैक्टर नहीं है। और यूथ फैक्टर तो कर गजब है। तो MY जो बिहार में चला था, महिला और यूथ, वो बाबा जी के लिए तो मतलब बिहार से अरे ज्यादा है, मैं आपको यहाँ बता तो रहा हूँ। वाई भी बिहार से 5% कम है। 5 बल्कि ये भी तो फर्क नहीं, पड़ेगा। मैं यूथ की बात कर रहा हूँ। जब मैं वही कह रहा हूँ तो मतलब नौजवान जो है तबका, वो बाबा का स्वैग है। आप इंस्टा पे बाबा की प्रति दीवानगी देखिए, बाकी चीजों पे देखिए, बच्चों आसपास के परिवेश में आप देखिए बच्चों के प्रति। तो बाबा जी का जो है वो महिला फैक्टर भी बड़ा मजबूत है। और सबसे ऊपर वही कि कोई रिस्क नहीं ले सकता। उत्तर प्रदेश में कोई रिस्क लेने के लिए तैयार बैठा है, बिल्कुल नहीं। बाबा जी को लेके आ कोई रहे रिस्क हैं नहीं, अखिलेश, बाकी सब ठीक। नारा नहीं धमकी है। अरे सर ठीक है, वो एक कव्वाली जो है फिर हो सकता है बजे। बाबा जी वो कव्वाली याद है क्या, चले आओ अखिलेश तुम्हें पता नहीं क्या बुलाती चले है। यूपी बुलाती है, कब तुम्हें आओगे यूपी अखिलेश, बुलाती। कब आओगे। नहीं, उसमें एक और है सर, एक और है। वो एक गाना बड़ा चला था यूपी में कि यूपी चली हैं डिम्पल भाभी, अखिलेश जी के दिल्ली चौपादा। तो अखिलेश जी तो दिल्ली पहले ही चौंप चुके हैं, तो यूपी चलाएंगे डिम्पल भाभी। उनसे उनके कार्यकर्ता तो संभलते नहीं। भैया, अरे तो कोई बात नहीं, भैया हैं, शिकायत कर दिया करेंगी। भैया शिकायत करूंगी। उनके कार्यकर्ता उन्हीं के ऊपर हाथ चला देते हैं, बताइए क्या करें। भैया शिकायत करेंगी। नहीं नहीं सर, पर एक देखिए, हालांकि विषयांतर हो जाएगा, ये तो पूरे 1 घंटे का टॉपिक है, पर मैं एक बता रहा हूं सर, कितना गलत पॉलिटिकल डिसीजन था यूपी छोड़कर संसद में चले जाना। आज अगर अखिलेश यूपी में होते, विधानसभा में होते, तो ही कुड हैव काउंटर्ड बेटर। एक कम से कम अपोजिशन कुछ तो होता। अखिलेश जी तो चले गए संसद में, वहां जाके क्या उखाड़ लेते हैं अखिलेश जी संसद में बैठ के। यहाँ एकदम अच्छा, बाबा जी क्या रगड़ रगड़ के आजकल धुलाई करते हैं। माता प्रसाद पांडे कोसते होंगे कि कहाँ फंसा के हमको निकल लिए अखिलेश हाँ, यादव। हाँ, उनको तो कह दिया ना कि अब गरीब ब्राह्मणों के बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं दे पाए तुम। सबसे मजेदार वो था कि बिस्मिल्लाह खां को मैंने ऐसी ट्रोलिंग आज तक कभी लोकसभा विधानसभा में नहीं देखी। बस हंसी रुक नहीं रही थी। वो गजब था, वो बिस्मिल्लाह खां अल्टीमेट था को बाबा का। फांसी हो गई। आइए आज की छोड़ते चर्चा नहीं को है अब यहीं बाबा पे विराम जी। देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा रामदास जी को और अवनीश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।